हेलो स्टूडेंट्स, फ़तेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हमारे एप्लीकेशन पर चलने वाली टेस्ट सीरीज़ के पहले टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें टोटल 30 प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है। और ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। काफ़ी अच्छे और लेवल के प्रश्नों को इसमें हमने शामिल किया है। ये टेस्ट सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो सॉल्यूशन के साथ और हमारी एप्लीकेशन पर फ्री चालू कर रखी है। आप हमारे एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट दे सकते हैं। फ़तेह एजुकेशन जो आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये हमारे एप्लीकेशन का लोगो है। आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करके टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री हैं। आपको टेस्ट देने के लिए फ़तेह एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको राइट साइड के साथ आपको 3 डॉट वाली लाइन इस तरीके से दिखेगी, उस पर क्लिक करना है। इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपको फ्री मटेरियल पर क्लिक करना है। फ्री मटेरियल पर क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें फ्री मटेरियल पर क्लिक करते ही आपको 3 विकल्प दिखाई देंगे, जिसमें से टेस्ट वाले विकल्प पर क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री है। आप दिन में टेस्ट दीजिए और उसके बाद यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आकर के आप उसका वीडियो सॉल्यूशन देखिए और अपने डाउट्स को दूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये टेस्ट हमारा चल रहा है, रेट 2024 साइंस टेस्ट है। ये रेट ही नहीं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जिनमें भी साइंस से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पर हमारे को जो फोकस दूरी है वो निकालनी है। फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं और इसका डायोप्टर के साथ में जो लेंस की क्षमता है उसके साथ संबंध जो है वो 1/d का है। हमें यहाँ पर डायोप्टर की वैल्यू दे रखी है, क्षमता जो है, और फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सीधा सीधा फार्मूला हम ये लगा देंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो f = 1/d की वैल्यू हमारे पास 2 है। 2 से भाग लगाएंगे तो 0.5 इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर हमारा 0.5 तीसरे विकल्प में उपस्थित है। तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 0.5 मीटर। फोकस दूरी जब मीटर में होती है तो लेंस की क्षमता के साथ में हमेशा ध्यान रखना मीटर में ही होगी। डायोप्टर इसका मात्रक होगा क्षमता का, और फोकस दूरी को हमेशा मीटर में ही रखना है। अगर आपको सेंटीमीटर में दी जाती है तो इसको आपको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, नहीं तो आपका आंसर काफ़ी चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पायरीन का रासायनिक सूत्र है, अगला प्रश्न है हमारा। तो पहला विकल्प है CCl4, CF4, CBr3, Br4, Cl4। तो यहाँ पर हमारे जो पायरीन है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड को कहते हैं। CCl4 इसका रासायनिक सूत्र है। पहला विकल्प हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, कार्बन टेट्राक्लोराइड को ही पायरीन भी कहते हैं। थैले वाले स्तनी कहलाते हैं। जो स्तनधारी हैं उनको क्या कहते हैं? वो हमारे पहला विकल्प है ओविपेरस, विविपेरस, विविपेरस, ओमनीपेरस। तो विविपेरस थैले वाले स्तनी कहलाते हैं। विकल्प नंबर 2 हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टंगस्टन का जो प्रतीक है वो क्या है? तो ये प्रश्न रीट में पूछा हुआ प्रश्न है, 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो पहला विकल्प है हमारे WTL और उसके बाद TM और TB। टंगस्टन है, T से जुड़ा हुआ स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो हमारे प्रतीक है वो W होता है। विद्यार्थियों आपको याद रखना है, यहाँ पर गलती हो सकती है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कूपिकाओं में किस प्रकार का उत्तक उपस्थित होता है? जो कूपिकाएँ होती हैं एल्वियोलाई, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ये हमारे फेफड़े में पाई जाती है। और इसमें जो उत्तक है वो किस प्रकार का होता है? तो पहला विकल्प है हमारा घनाकार उपकला, स्तरित उपकला, शल्की उपकला, स्तंभाकार उपकला। तो इसमें जो कूपिकाओं में पाए जाने वाला उत्तक है वो विद्यार्थियों शल्की उपकला होता है। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। कूपिकाओं के माध्यम से ही क्या होता है? गैसों का विनिमय होता है। अंततः मूल रूप से जो गैसों का विनिमय होता है वो कूपिकाओं में ही होता है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो वो कूपिकाओं में ही होता है, एल्वियोलाई भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां हैं जिसमें प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी और सीधा होता है। और एक विद्यार्थियों ध्यान में रखना, जब आभासी प्रतिबिंब होगा तो हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं।
पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है वो विद्यार्थियों टेंसले नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। आपको याद रखना है, टेंसले के द्वारा ये शब्द दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र है, तो विद्युत शक्ति जो होती है हमारी, जिसका मात्रक वाट होता है, तो इसमें आपको अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग रूप में परिवर्तित करके दिए गए हैं। तो आपको पता लगाना है कि कौन सा विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो पहला विकल्प है हमारे P=I² और R। तो इसमें से हम क्या करते हैं, I को चेंज करते हैं, जो हमारा पहला विकल्प में है। इसमें एक सेकेंड विद्यार्थियों, तो ये हमारा प्रश्न है, विद्युत शक्ति का सूत्र है तो P=I² और R हो रहा है ये एक प्रकार से। तो विद्यार्थियों ये भी विद्युत शक्ति का सूत्र है, क्योंकि जब हम IR को चेंज करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, V चेंज हो जाएगा, और P=VI विद्युत शक्ति का मूल सूत्र है इसमें। दूसरे विकल्प में ये खुद है, P=VI होता है। उसके बाद तीसरे विकल्प की बात करते हैं, तो हम इसमें से क्या करेंगे, V= जो तीसरा विकल्प है उसको देख लेते हैं। V= को IR ही लिखेंगे, और उसके बाद इसके साथ गुणा में है V/R। R से R कट गया, फिर वापस बचा P=VI, और चौथा विकल्प है हमारा सभी। तो इसमें सभी वाला जो चौथा विकल्प है हमारा सही हो जाएगा। ये सभी विद्युत शक्ति के परिवर्तित किए हुए सूत्र हैं जो विद्युत शक्ति के ही हैं। आगे बढ़ते हैं। चांदी के आभूषण कुछ समय पश्चात काले पड़ जाते हैं। जो काला पदार्थ इन पे जमा होता है विद्यार्थियों, वो काला पदार्थ जो होता है वो सिल्वर सल्फाइड होता है। सिल्वर सल्फाइड के कारण ही क्या होता है, चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि वो पदार्थ कौन सा होता है, तो वो सिल्वर सल्फाइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी प्रिज्म में 7 रंगों की पट्टी में मध्य रंग होता है, यानी बीच में आने वाला रंग बताना है। तो जब हम विबग्योर देखते हैं, जो प्रिज्म से हमें 7 रंगों की पट्टी मिलती है, तो उसमें कौन सा रंग आ रहा है, तो बीच में मध्यवर्ती जो रंग है वो हमारे क्या आ रहा है, G आ रहा है। G से क्या हो जाएगा, ग्रीन, यानी हरा रंग जो हो जाएगा वो हमारे क्या हो जाएगा, इसका मध्य रंग हो जाएगा विद्यार्थियों। तो विकल्प नंबर चौथा दिया हुआ है, तो विकल्प नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। हरा जो है वो हमारे मध्य रंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो विद्यार्थियों ध्यान में रखना कि श्वसन का जो नियंत्रण है वो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले भाग द्वारा किया जाता है। तो विकल्प नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, तो ध्वनि का जो तारत्व है वो हमारे क्या होता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो जिसकी किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति या जीव की अगर आवृत्ति अधिक है तो उसकी प्रबलता कम होती है। जो हम मच्छर के उदाहरण से समझ सकते हैं, मच्छर के पंखों की आवृत्ति अधिक होती है तो उसकी प्रबलता कम होती है। और शेर की आवाज़ जो होती है, दहाड़, उसकी क्या होती है, प्रबलता अधिक होती है लेकिन आवृत्ति कम होती है। तो तारत्व का जो सीधा सीधा संबंध है वो किससे होता है, आवृत्ति से होता है। ये आपको ध्यान में रखना है विद्यार्थियों। द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है, यानी द्रव स्नेही वो विलयन होंगे जो द्रव में आसानी से घुल जाएंगे। जो द्रव से घुलते नहीं है, दूर भागते हैं, उनको क्या कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। तो विकल्प नंबर 1 हमारा दूध, कोहरा, तीसरा है गोंद और रक्त। तो इसमें से रक्त जो है वो द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है विद्यार्थियों। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपको टेबल याद ही रखनी होगी विद्यार्थियों, इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो वह अभिक्रिया जो बनने वाले पदार्थ से ही उत्प्रेरित हो जाती है कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में क्या होता है, क्रियाकारक होता है हमारा, और उससे क्या बनता है, अभिक्रिया में उत्पाद बनता है। तो जब ये उत्पाद ही हमारे क्या करे, इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करने लग जाए, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को स्व उत्प्रेरित अभिक्रिया कहते हैं। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्रव की बूंद की प्रवृत्ति गोलाकार लेने लगती है, यानी कि द्रव की बूंद है वो गोल आकृति लेने लगती है, उसका क्या कारण है? तो ये जो है विद्यार्थियों, इसका कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होती है, द्रव अपनी सतह को सिकोड़ने का प्रयास करता है, जिसके कारण क्या होती है, द्रव की बूंद गोल आकृति लेने लगती है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B का रासायनिक नाम जो है विद्यार्थियों वो फोलिक अम्ल है। तो पहले नंबर का विकल्प हमारा सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। अग्निशमन यंत्र बनाने में निम्न पदार्थ का उपयोग किया जाता है। पहला विकल्प है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस,
और सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो है हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको कहते हैं। तो इसका उपयोग अग्निशमन यंत्र बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है विद्यार्थियों। जो मंगल के जो 2 उपग्रह हैं उनका नाम है फोबोस और डीमोस। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। इसमें ये दोनों इसके उपग्रह होते हैं मंगल ग्रह के। लाल ग्रह भी इसको हम कहते हैं। ये प्रश्न भी 2017 के पेपर में आपसे पूछा गया है कि लाल ग्रह किसको कहते हैं। तो मंगल ग्रह को कहते हैं। प्रतिरोधकता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता जो होती है उसको हम रो से लिखते हैं और प्रतिरोध को आर से लिखते हैं। ठीक है, आर का जो मात्रक है वो हमारे प्रतिरोध का वो ओम है और प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो हमारे ओम इंटू मीटर है। तो इसका जो निर्भरता है वो किस पे होती है। तो प्रतिरोध जो होता है वो तो चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट पर, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लेकिन जो प्रतिरोधकता रो होती है हमारे, ये क्या करती है, इन सब पर निर्भर न करके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो चालक के पदार्थ पर जो निर्भर होता है। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है। तो इटाई रोग जो है वो हमारे कैडमियम धातु के कारण होने वाला रोग है। तो इसमें ध्यान में रखना विद्यार्थियों, कैडमियम के कारण ये इटाई रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 9 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं। तो मोल का सीधा सा आपको सूत्र ध्यान में रखना है, ग्राम बटा अणुभार। ग्राम में मात्रा देखनी है पदार्थ की और उसका क्या लगना है, अणुभार रखना है नीचे, और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि मात्रा कितनी देर की है, 9 ग्राम है। जल का अणुभार जो होता है वो 18 होता है, 16 ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन के 18 होते हैं। 18 अणुभार रख देना है जल का। 9 से काटा इसको 1 बार और यहाँ 18 2 बार। तो हमारा आंसर आएगा 2 का भाग लगाने पर 0.5। तो 0.5 मोल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसके मोलों की संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नार्सिलीन किस गैस का दूसरा नाम है। तो एसिटिलीन जो गैस होती है उसी को नार्सिलीन गैस कहते हैं, और एथाइन ही क्या होता है, हमारा एसिटिलीन होता है। तो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। निमोनिया किस रोगाणु से होता है। तो पहला विकल्प है हमारा, क्या ये वायरस जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, कवक से होने वाला रोग है। आगे बढ़ते हैं, या जीवाणु से होने वाला रोग है। तो जो निमोनिया है हमारे वो डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। तो ये जीवाणु जनित रोग है विद्यार्थियों, आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक साइकिल चालक का प्रारंभिक वेग, तो ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल से संबंधित सवाल आ गया हमारे, 4 मीटर प्रति सेकंड है। प्रारंभिक वेग यानी हमें इसमें यू की वैल्यू दे रखी है जो कि 4 है, मीटर प्रति सेकंड है। त्वरण है तो त्वरण को ऐसे लिखेंगे, 2 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है, और टी टाइम दे रखा है 5 सेकंड। इसका वेग होगा इसके 5 सेकंड के पश्चात, यानी हमें अंतिम वेग पूछ रहा है जिसको हम v से डिनोट करेंगे। तो इसका गति के प्रथम समीकरण से ही हल हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। u का मान हमें रखना है 4 प्लस a का मान रखना है 2, t का मान है 5। तो 5 दूनी 10 और 4 14 हो जाएगा टोटल आंसर, और वेग है तो मीटर प्रति सेकंड लगेगा। तो 14 मीटर प्रति सेकंड अंतिम वेग हो जाएगा इसका। तो कौन से विकल्प में है, तो पहले विकल्प में हमारी ये उपस्थित है 14। तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दैनिक लय के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है, यानी दैनिक कार्यों के लिए जो आपके ग्रंथि है वो कौन सी है। तो पहला विकल्प है हमारा थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि। तो दैनिक लय के लिए जो उत्तरदायी ग्रंथि है वो पीनियल काय या पीनियल ग्रंथि है, आपको इसको ध्यान में रखें। जैविक घड़ी भी इसको कहते हैं विद्यार्थियों। पीएच में पी से पोटेंज किस भाषा का शब्द है, यानी जो पी है हमारे पोटेंज वो किस भाषा का शब्द है। तो विद्यार्थियों ये जो पोटेंज है वो आपके जर्मन भाषा का शब्द है, आपको ध्यान में रखना है। इसका जो अर्थ होता है वो पुषांश यानी शक्ति से होता है, और शक्ति किसकी, हाइड्रोजन आयनों की शक्ति, उसी से क्या होती है, इसकी हमारे पीएच डिसाइड होती है। अगला प्रश्न है हमारा विद्यार्थियों, ये प्रश्न भी 2017 के रीट में पूछा हुआ प्रश्न है। 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड छत से डोरी से टंगा है।
डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा, यानी इस प्रकार से कोई छत है और इससे इस डोरी की सहायता से इस प्रकार से कोई पिंड लटका हुआ है, तो इस पर क्या होगा, डोरी द्वारा इस पिंड पर कितना बल लगेगा। तो बल का जो सूत्र है हमारे भार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो F बराबर mg हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण लगेगा इस पर। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि टोटल कितना आंसर आ रहा है। तो जब हम m का मान दे रखा हमें किलोग्राम में होता है 0.75 है, और g का मान आपको यहाँ पर क्या करना है विद्यार्थियों 9.8 रखना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7.35 आपके आंसर आएगा। तो विकल्प नंबर 4 हमारा इसमें सही हो जाएगा और आपको F बराबर mg वाला सूत्र लगाना है। कला विहीन कोशिकांग है, कला का मतलब झिल्ली और विहीन का मतलब रहित कोशिकांग है। तो जो झिल्ली रहित कोशिकांग होता है वो विद्यार्थियों राइबोसोम होता है। तो लाइसोसोम एकल झिल्ली युक्त है, तारक काय आपके एकल झिल्ली युक्त है, माइटोकॉन्ड्रिया आपके दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है विद्यार्थियों। अगला विकल्प है हमारा राइबोसोम। तो राइबोसोम हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। राइबोसोम जो है वो कला विहीन कोशिकांग है। ये आपके अभी रीट के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, हाल ही में जो पेपर हुआ है फरवरी वाला, उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। किसी आहार श्रृंखला के एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक कितने प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यानी सबसे पहले क्या होता है कि किसी आहार श्रृंखला में जो उपभोक्ता होते हैं वो हर एक में क्या होता है अपने आप में एक पोषक स्तर होता है। तो सबसे पहले हम उत्पादक पौधों की बात करते हैं। पौधों से क्या होता है, उसके प्राथमिक उपभोक्ता को ऊर्जा का स्थानांतरण होगा और प्राथमिक से द्वितीय को और द्वितीय से तृतीय को। तो यहाँ पर उत्पादक में 100% हम ऊर्जा मानते हैं। तो जब इसको जो उत्पादकों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, तो यहाँ पर क्या होता है कि इससे इस प्राथमिक उपभोक्ता तक जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है कि इसके द्वारा खाए जाने पर क्या होती है 90% ऊर्जा जो होती है उसके द्वारा काम में ले ली जाती है और केवल 10% ऊर्जा ही जो है वो अगले पोषक स्तर तक स्थानांतरित होती है। और उसके बाद जो टोटल एनर्जी आ गई है इसका 10% अगले पोषक स्तर को स्थानांतरित होगी। तो इस प्रकार से जो होता है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आगे बढ़ते हैं। कांसा एक मिश्र धातु है। तो कांसा जो है हमारे वो किसकी मिश्र धातु है, तो वो हमारे क्या होती है विद्यार्थियों कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु में दो धातुओं से ज़्यादा धातुओं को, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है। तो ये मिश्र धातु जो होती है हमारी कॉपर और टिन से मिलकर बनी है कांसा। उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों आपको हमारे द्वारा ये 30 प्रश्न जो आज इस वीडियो में सोल्व कराए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे लगे होंगे और आपने काफ़ी प्रश्नों को हल भी किया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एप्लीकेशन पर चलने वाली फ्री टेस्ट सीरीज जो हमारे द्वारा चलाई जा रही है, जो अभी पशुधन परिचर की जो वैकेंसी निकली है और जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित जो भी साइंस का सेक्शन है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप फ्री टेस्ट दीजिए हमारे एप्लीकेशन पर और उसके बाद अपने रैंक देखिए, अपने रैंक को एनालिसिस कीजिए, अपनी तैयारी को जांचिए और उसके बाद में शाम को वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से सभी प्रश्नों का आप आंसर चेक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। धन्यवाद।